हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट कर लिया था। अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के हेल्प से हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और मोर देन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स। एंड हम लोग क्या चेक करेंगे, चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसकी कंसिस्टेंसी भी हम लोग चेक करना सीखेंगे इसके हेल्प से। किसके हेल्प से? डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के हेल्प से। ठीक है, तो पहले कुछ चीज़ें समझते हैं इसमें। जैसे हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, आपको याद होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में हम लोग चेक करते थे कि वेदर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो उसके लिए हम लोग क्या कहते थे, अगर सिस्टम या कहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के पास सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग कहते थे सिस्टम कंसिस्टेंट है। अगर सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग कहते थे कि सिस्टम मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो दिया था वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो 2 टर्म यहाँ पे हमें समझना है, कंसिस्टेंट सिस्टम और क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वर्ड आप सुन चुके हैं क्लास 10th में, जैसा कि हमने बताया आपको। तो पहला क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इसको समझते हैं। तो अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे जब उसके पास एटलीस्ट 1 सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, मीन्स 1 सोल्यूशन एग्जिस्ट करे या फिर मोर देन 1 सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। तो यही डेफिनेशन लिखा हुआ है इसमें, पढ़ लीजिए डेफिनेशन में क्या है। डेफिनेशन में है आपका, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सोल्यूशन 1 और मोर एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास 1 सोल्यूशन एग्जिस्ट करे या मोर देन 1 सोल्यूशन एग्जिस्ट करे तो हम लोग कहेंगे कि जो सिस्टम है हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वो क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही इनकंसिस्टेंट सिस्टम, अगर ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दिया हुआ है जिसके पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि सिस्टम हमारा कैसा है, इनकंसिस्टेंट। डेफिनेशन पढ़ लीजिए, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारा कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। इन दिस चैप्टर वी रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग यूनिक सोल्यूशन ओनली। ठीक है, यहाँ पे हम जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमें दिए जाएंगे, जितने भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे सभी में हमें कैसा सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का केस हमें नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें यूनिक सोल्यूशन ही निकालना है। ठीक है, अब आर्टिकल देखिए 4 हमें दिया हुआ है 4.7.1 में न्यू हेडिंग है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं सॉल्यूशन किसका, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। किस मेथड से, यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स यूज करके हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहेगा उसको हम पहले मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। किस तरीके से मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे उसको देखिए। तो सपोज करिए, लेट्स एक्सप्रेस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज मैट्रिक्स इक्वेशन। जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया जाएगा, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम कैसे लिखने वाले हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में। एंड सॉल्व देम यूजिंग, और उसको सॉल्व कैसे करेंगे, यूजिंग इनवर्स ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स।
इन्वर्स ऑफ कॉफिशिएंट मैट्रिक्स यूज करके उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन्वर्स यूज करेंगे, किसका इन्वर्स यूज करेंगे? कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का। अब कॉफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझते हैं, किसका हमें इन्वर्स निकालना है। तो सपोज करिए हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। एंड थर्ड इक्वेशन हमारा है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है, ये हमें 3 इक्वेशन दिया हुआ है, मीन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें दिया हुआ है। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं? मैट्रिक्स इक्वेशन। तो यहाँ से हमने बनाया एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स किस तरीके से हम लोग राइट करेंगे? इसी ए मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये एक्स वाई और जेड के कॉफिशिएंट से बना रहे हैं, इस वजह से इस मैट्रिक्स को हम क्या बोल रहे हैं? कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बोल रहे हैं। मैट्रिक्स से बनाना है तो देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कॉफिशिएंट a1 है, तो उसको फर्स्ट रो में लिखिए a1, और y का कॉफिशिएंट b1 है, फर्स्ट रो में सेकंड एंट्री हो गया b1, और फर्स्ट रो में थर्ड एंट्री जो होगा वो z का कॉफिशिएंट हो गया c1। ठीक है, तो a1 b1 c1 ये फर्स्ट रो में हो गया, ऐसे समझ गए होंगे आप। इक्वेशन 2 में जो x y z का कॉफिशिएंट है उसको हम सेकंड रो में लिखेंगे, और इक्वेशन 3 में जो एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट है उसको हम थर्ड रो में लिखेंगे। तो सेकंड रो में क्या लिखेंगे बताइए? a2 b2 c2। ठीक है, और थर्ड रो में एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट क्या है? a3 b3 c3। तो ये हमें बता देगा कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। यही देखिए मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है आपका, फर्स्ट रो में a1 b1 c1, सेकंड में a2 b2 c2, थर्ड में a3 b3 c3। और एक्स मैट्रिक्स ये एक कॉलम मैट्रिक्स लिया गया है। एक्स मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। आप देख रहे हैं जो वेरिएबल्स हमारे हैं अननोन्स, जिसकी वैल्यू निकालना है, उसका एक कॉलम मैट्रिक्स बनाया गया है। इसमें 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, एक एक्स और एक वाई और एक जेड। ठीक है, तो इसका एक मैट्रिक्स बना लेंगे कॉलम मैट्रिक्स, इसको हम डिनोट करेंगे एक्स से। ठीक है, तो एक्स हमारा क्या है? कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स या ऑफ अननोन्स। ठीक है, फिर इसके बाद एक मैट्रिक्स और बनाएंगे, मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स कैसे बनेगा? जो इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म्स हमें दिए हुए हैं, उन कांस्टेंट टर्म्स का हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो पहले वाले में कांस्टेंट d1 है, दूसरे में d2 है, तीसरे में d3, तो इसका एक कॉलम मैट्रिक्स बना लेंगे और इसको डिनोट करेंगे मैट्रिक्स बी से। क्लियर है? ए क्या हो गया? ए मैट्रिक्स क्या हुआ? कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। और एक्स क्या हुआ? कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स या वेरिएबल्स। और बी मैट्रिक्स क्या हुआ? कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। ठीक है, अब हम लोग लिखने जा रहे हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। अब क्या लिखने जा रहे हैं? मैट्रिक्स इक्वेशन। कैसे लिखेंगे? देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है हमें, इसको अब हम कैसे लिखने जा रहे हैं? मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में ax इक्वल टू बी। कैसे लिखेंगे? ax इक्वल टू बी। ठीक है, मैट्रिक्स a इंटू एक्स इक्वल टू बी। तो a के प्लेस पे a की वैल्यू पुट कर दीजिए। a पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट कंपोनेंट हमारा है प्री फैक्टर, तो मैट्रिक्स a लिख दिया गया पहले, देन इंटू है x, तो उसके बाद इंटू मैट्रिक्स x इक्वल टू मैट्रिक्स b। ठीक है, तो ये हो गया मैट्रिक्स इक्वेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। ax इक्वल टू बी के फॉर्म में मैट्रिक्स को राइट कर दीजिए, यही हमारा हो गया मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, मैट्रिक्स इक्वेशन बन गया। अब देखिए यहाँ मैट्रिक्स इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस निकाल सकते हैं। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करिए, देखिए मैट्रिक्स ए को एक्स मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराइए, तो देखिए फर्स्ट रो को a1 b1 c1 को जब फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स वाई जेड में, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो का एलिमेंट मिल गया हमें a2x प्लस b2y प्लस c2z, और थर्ड वाला ऐसे कराइए a3x प्लस b3y प्लस c3
जेड, और ये किसके इक्वल हो गया, D1 D2 D3, ये कॉलम मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनको कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, D1 के। ये देखिए पहला इक्वेशन है यही, ठीक है। और A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2 हो गया आपका, ये दूसरा है इक्वेशन। और A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू D3, ये आपका तीसरा इक्वेशन, ठीक है। तो A इंटू एक्स ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हमने लिख दिया मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में Ax इक्वल टू B, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब हम लोग इसको करने जा रहे हैं सॉल्व, ठीक है। मैट्रिक्स इक्वेशन हमने बना लिया, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और निकालेंगे यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मीन्स सिस्टम कंसिस्टेंट है या सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, ये देखेंगे हम लोग, कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। अब केस नंबर फर्स्ट हमारा है, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, अगर ये नॉन सिंगुलर है, इफ़ ए इज नॉन सिंगुलर देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा हुआ है, एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैव इनवर्स, या कहिए अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए कैसा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर। ये हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा हुआ है। तो इफ़ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए एक्स इक्वल टू बी को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। ए एक्स इक्वल टू बी ये मैट्रिक्स इक्वेशन हमारे पास है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। ए इनवर्स क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया, बिकॉज मैट्रिक्स एक ऐसा है नॉन सिंगुलर। तो ए इनवर्स से हम इसको क्या करा देंगे, प्री मल्टीप्लाई। ए एक्स इक्वल टू बी को ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ए इनवर्स हो गया इंटू ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो यहाँ एसोसिएटिव लॉ यूज कर लेंगे। ए इनवर्स, यहाँ ब्रैकेट जंप करा देंगे, ब्रैकेट किसके बीच आ गया, ए इनवर्स ए के बीच, ठीक है, इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसके बाद ए इनवर्स ए की वैल्यू हम लोग जानते हैं, किसी मैट्रिक्स ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें, आइडेंटिटी। तो ए इनवर्स ए के प्लेस पे क्या पुट हो गया, आइडेंटिटी, आई इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितना हो गया, ए इनवर्स बी, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमें कितना मिल गया, ए इनवर्स बी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स के जगह मैट्रिक्स मिला हमें एक्स वाई जेड, ठीक है, यही मैट्रिक्स है, और ए इनवर्स का यूज हो गया। देखिए ए इनवर्स निकाल लेंगे हम लोग, ए इनवर्स निकालना जानते हैं। ए इनवर्स का क्या फार्मूला आपको पढ़ाया गया है प्रीवियस लेक्चर में, ए इनवर्स इक्वल टू 1/det ए इंटू एडजॉइंट ए, यही पढ़ाया गया। तो ए इनवर्स यहाँ से हम निकाल लेंगे, और मैट्रिक्स बी हमें पता है, ये मैट्रिक्स बी क्या है, D1 D2 D3, ठीक है, ये मैट्रिक्स बी हमारा है। तो ए इनवर्स बी मल्टीप्लाई करा लेंगे मैट्रिक्स, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिल जाएगा कॉलम फॉर्म में, और लेफ्ट में हमारे पास एक्स सही है, एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स। फिर कंपेयर करा लेंगे तो हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा इस केस में। आगे पढ़िए, तो लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी हमें मिल गया। तो दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड्स यूनिक सोल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। अब ये यूनिक सोल्यूशन हमें दे रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि इनवर्स जो होता है मैट्रिक्स का वो क्या होता है, यूनिक। तो दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया रहेगा उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम किस फॉर्म में राइट कर लेंगे, उसको हम राइट कर लेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में। मैट्रिक्स इक्वेशन हमारा क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। एंड देन हम लोग निकाल लेंगे डेट ए की वैल्यू। ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो अगर आएगा तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए हमारा नॉन सिंगुलर हो गया, और नॉन सिंगुलर होने की वजह से ए इनवर्स क्या हो गया, एग्जिस्ट करेगा। तो डेट ए अगर नॉन जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में ही डिस्कस कर लिया हुआ था। अब देखिए आगे, फिर सॉल्व करने के लिए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी यूज कर लेंगे।
फिर सॉल्व हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो इस केस में हमें मिला यूनिक सोल्यूशन। अब देखिए केस नंबर सेकंड, जब ए नॉन सिंगुलर नहीं होगा मीन्स ए क्या हो, सिंगुलर हो। केस नंबर 2, इफ़ ए इज क्या हो जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स, तो हम लोग जानते हैं डेट ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, है ना। इन दिस केस वी कैलकुलेट एडजॉइंट ए इंटू बी। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे जब मैट्रिक्स हमारा कैसा आ जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, 0। तो हम लोग एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब नल मैट्रिक्स नहीं आता अगर एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू, तब क्या होगा, देन सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम कहेंगे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और सिस्टम क्या हो गया, जब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। सिस्टम हमारा कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कब, जब एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाए, नॉन जीरो, मीन्स नल मैट्रिक्स ना मिले, एम्प्टी मैट्रिक्स ना मिले। दूसरा केस, इफ़ एडजॉइंट ए इंटू बी आपने निकाला 0 आ गया। दो ही चीज़ें हो सकता है, या तो नॉन जीरो आएगा एडजॉइंट ए इंटू बी, या तो 0 आएगा। तो अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो आया तो हमने देखा कि कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। और अगर 0 आ गया तब क्या होगा, सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हो सकता है सिस्टम कंसिस्टेंट हो, या हो सकता है सिस्टम क्या हो, इनकंसिस्टेंट हो, अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैव आइदर इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। अगर इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन है तो सिस्टम कंसिस्टेंट, अगर इनकंसिस्टेंट तो हमें नो सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 27। वैसे हमें यहाँ पे क्या करना है वो तो नोट में हमने पढ़ ही लिया है कि हम यहाँ केवल यूनिक सोल्यूशन वाला ही केस करेंगे, और ये इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन वाला केस हमें नहीं करना है। तो यहाँ जितने भी हमें मैट्रिक्स मिलेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जितने भी हम बनाएंगे, उसका डिटर्मिनेंट हमें नॉन जीरो मिलेगा, मीन्स मैट्रिक्स कैसा होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 27। अब देखिए, अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27 में है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। इसमें अगर देखिए तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसको सॉल्व करना हम जानते हैं क्लास 10 से ही। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन यूज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें यहाँ क्लास 12th में इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला वर्क हमारा क्या होगा, हम लोग सिस्टम को लिखेंगे, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसको लिखेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में, मीन्स Ax इक्वल टू बी के फॉर्म में। तो पहला सोल्यूशन का स्टेप क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म Ax इक्वल टू बी, वेयर A की वैल्यू कितना हो गया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाइए। देखिए पहले वाले इक्वेशन में एक्स वाई का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 5, तो फर्स्ट रो कितना हो गया, 2 और 5। और सेकंड इक्वेशन में x और y का कोएफिशिएंट 3 और 2 है, तो सेकंड रो में कितना हो जाएगा, 3, 2। ये आपका बन जाएगा मैट्रिक्स से, यही आपको मैट्रिक्स से दिया हुआ है। और एक मैट्रिक्स x बनाएंगे, इसमें 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y। तो x मैट्रिक्स बन गया x, y। ठीक है, और एक मैट्रिक्स b बन गया। मैट्रिक्स b किसका बनाएंगे, कांस्टेंट्स का, 1 और 7। ठीक है, तो ये हमने राइट कर लिया Ax इक्वल टू बी के फॉर्म में मैट्रिक्स को। जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ था उसको हमने मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे डेट ए की वैल्यू। तो डेट ए की वैल्यू अगर निकालना है तो डेट ए सॉल्व करना जानते ही हो, सिंपल है, 2 5 3 2। ये डिटर्मिनेंट बना और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जब 4 हुआ, पहले डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई, फिर -5 × 3 कितना हो गया, 15। 4 - 15 कितना आ गया, -11। और -11 ये कैसा नंबर है, ये हम देख रहे हैं नॉन जीरो नंबर है। तो डेट ए इक्वल टू -11 आया, नॉन जीरो। हेंस ए कैसा हो गया, ए हो आपका नॉन सिंगुलर।
और नॉन सिंगुलर होने की वजह से इसके पास कितना सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा, ओनली वन, मीन्स यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ए इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा आपका। ए इन्वर्स अब आप निकाल लीजिए। ए इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला, 1/det A इंटू एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए निकालने के लिए आप डायरेक्ट मेथड जानते हैं 2/2 मैट्रिक्स का। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, डायगोनल एंट्री को हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल एंट्री को इंटरचेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एंट्री का साइन चेंज करते हैं। तो एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायगोनल एंट्री इंटरचेंज करिए तो 2 हो गया। ठीक है, दोनों जगह 2 ही है। नॉन डायगोनल एंट्री का साइन चेंज, -5 -3, ये एडजॉइंट ए हो गया। तो आप देखिए अब फार्मूला यूज करेंगे ए इनवर्स इक्वल टू 1/det A इंटू एडजॉइंट ए। डेट ए की वैल्यू -11 पुट कर देंगे और एडजॉइंट ए की जगह पे ये मैट्रिक्स रख देंगे एडजॉइंट ए वाला। ठीक है, तो आप देखिए ए इनवर्स यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है, कितना आ गया, -1/11। ठीक है, डेट ए की जगह -11 हो गया और ये 2 -5 -3 2 ये हमारा एडजॉइंट ए आया था, तो ए इनवर्स हमारा निकल गया। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोगों ने देखा था सोल्यूशन लिखना है अब, तो x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, a इनवर्स b। ठीक है, ax इक्वल टू b है तो x इक्वल टू क्या हो गया, a इनवर्स b। इसको यूज कर लेंगे यहाँ पे। a इनवर्स हम लोग निकाल चुके हैं, a इनवर्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। a इनवर्स की वैल्यू पुट हो गया a इनवर्स के प्लेस पे इनटू मैट्रिक्स b। b मैट्रिक्स कितना है, कॉलम मैट्रिक्स है 1 7 का। अब इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस का। मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल गया, 2 -5 को 1 और 7 में मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 में 2 हो गया, -5 को 7 में -35 हो गया। -35 में 2 ऐड करेंगे -33 आ गया। ठीक है, -33। ऐसे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराइए, -3 को 1 में -3 हुआ और 2 को 7 में 14 हो गया। तो -3 + 14 कितना आ गया, -3 + 14 इक्वल टू 11। ठीक है, 11 आपका आ गया, दोनों एंट्री हो गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिला, -33 11 कॉलम मैट्रिक्स मिला और बाहर कितना है -1/11 और -1/11 से इनसाइड डिवाइड कराएंगे तो -33 में -11 से डिवाइड हुआ तो 3 मिल गया आपको और 11 में -11 से डिवाइड हुआ तो कितना मिल जाएगा, -1। तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स आ गया 3 -1। ठीक है, तो एक्स वाई को अब कंपेयर करा लेंगे। ये जो कॉलम मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई और राइट साइड में कितना मिला, 3 -1। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इन दोनों को अब हम क्या करा लेंगे, कंपेयर कराने पे हमें कितना मिल गया, एक्स की वैल्यू कंपेयर कराने पे आपको मिल गया एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू -1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 27 हो गया कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 28 में देखिए एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, एग्जाम्पल 21 में हमें क्या करना है, प्रोसेस आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें वर्कआउट करना है। यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, Ax इक्वल टू बी। मैट्रिक्स ए की जगह मैट्रिक्स ए रख देंगे। मैट्रिक्स ए क्या है, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है। एक्स वाई और जेड वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट्स हैं उसको लिखते हैं पहले इक्वेशन को, जो पहले इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट होते हैं उसको फर्स्ट रो में, सेकंड वाले को सेकंड रो में, थर्ड वाले को थर्ड रो में। उसके बाद यहाँ अननोन्स लिखते हैं, अननोन्स का एक कॉलम मैट्रिक्स बना हुआ है अननोन वेरिएबल का, और बी में हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेटे निकालते हैं और इसको नॉन जीरो दिखाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये हमारा नॉन सिंगुलर हो गया, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ए इन्वर्स फिर निकाल लेते हैं। ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला आपको पता ही है। ए इन्वर्स कैसे निकलता है, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/det A इंटू एडजॉइंट ए। उसके लिए आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए निकालना 4.5 एक्सरसाइज में बताया गया, आपको 4.4 में भी बताया गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर ए इन्वर्स जब निकल जाता है हम लोगों का, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर फार्मूला यूज करते हैं x इक्वल टू ए इन्वर्स b और इसमें ए इन्वर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं b की वैल्यू, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर लास्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, कंपेयर करा के x y और z की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 28 देखिए, इसमें लिखा हुआ सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ये आप देख रहे हैं 3 वेरिएबल्स में हमें दिया हुआ है।
3 इक्वेशंस। तो इसके लिए पहले हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे मैट्रिक्स को, Ax इक्वल टू बी फॉर्म में। यहाँ मैट्रिक्स ए हमारा क्या हो गया, पहले में देखिए एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट कितना है 3 - 2 3, ठीक है। तो पहला रो क्या हो गया 3 - 2 3, और दूसरे रो में देखिए पहले एक्स फिर वाई फिर जेड, इसी सीरियल में होना चाहिए। कभी कभी क्या करता है वाई और जेड को आगे पीछे लिख देता है, तो उसको आप सेट कर लीजिएगा, पहले एक्स वेरिएबल फिर वाई वेरिएबल फिर जेड वेरिएबल। तो यहाँ तो एक्स वाई जेड इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड रो में हम क्या लिखेंगे 2, वाई का कोएफिशिएंट 1, जेड का कोएफिशिएंट -1, तो 2 1 -1 सेकंड रो हो गया। ऐसे थर्ड रो कितना हो गया आपका, थर्ड रो हो गया 4 - 3 और 2, ठीक है, 4 - 3 और 2। एक्स मैट्रिक्स हो गया एक्स वाई जेड, 3 अननोन वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट का आप देख रहे हैं 8 1 4, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया 8 1 4 मैट्रिक्स बी। तो Ax इक्वल टू बी के फॉर्म में इसको हमने राइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डेट ए निकालेंगे। डेट ए यहाँ निकाला गया है, आप देख सकते हैं डेट ए की वैल्यू कितना आ गया, डेट ए सब लोग निकालना जानते हैं, इसकी वैल्यू आ गया -17, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, और इसकी वैल्यू क्या हो गया नॉन जीरो। तो ए हमारा कैसा मैट्रिक्स हो गया, ए हमारा मैट्रिक्स हो गया नॉन सिंगुलर, और ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो गया, ए इन्वर्स अब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला हम यूज करेंगे ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डेट ए इंटू एडजॉइंट ए, और इसको यूज करने के लिए एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया 4.4 एक्सरसाइज और 4.5 में भी बताया गया था आपको। एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स सभी एलिमेंट्स का निकाल लेंगे, A11 A21 A31 A12 A13 A22 A23 A32 A33 सब निकाल लेंगे आप, निकालना आपको पता है, ठीक है। तो ये निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, रिकॉल करिए, A11 A12 A13 फर्स्ट रो में, नहीं सॉरी फर्स्ट कॉलम में, A21 A22 A23 सेकंड कॉलम में, A31 A32 A33 थर्ड कॉलम में, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो A11 की वैल्यू कितना है -1, देखिए यहाँ -1 पुट हो गया। फार्मूला ये डायरेक्ट यूज़ किया है, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डेट ए इंटू एडजॉइंट ए। डेट ए की वैल्यू कितना आया था -17 यहाँ पुट कर दिया गया, ठीक। अब A11 की वैल्यू पुट करिए -1, और A12 की वैल्यू पुट करिए, A12 की वैल्यू -8 आया है, यहाँ -8 हो गया फर्स्ट कॉलम में सेकंड एंट्री, और A13 की वैल्यू -10 आया, तो फर्स्ट कॉलम में जो थर्ड एंट्री है -10 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख लेंगे, एडजॉइंट ए लिख लेंगे, ये आपका एडजॉइंट ए मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ए इन्वर्स की वैल्यू हमें मिल गया। अब हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी, और इसमें ए इन्वर्स और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए इन्वर्स की वैल्यू ये आपको मिल गया ए इन्वर्स, ठीक है, ए इन्वर्स के प्लेस पे पुट कर दीजिए और इंटू बी। अब इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे दोनों मैट्रिक्स, ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करा लीजिए बी में, तो मल्टीप्लाई भी कराना आप जानते हैं। मल्टीप्लाई कराने पे हमें एक कॉलम मैट्रिक्स मिल गया, इसमें एंट्री मिला -17 -34 -51। अब इसको डिवाइड करा लीजिए इनसाइड, तो -17 को -17 से डिवाइड कराएंगे वैल्यू 1 हो गया, -34 को -17 से डिवाइड कराएंगे 2 आ गया, -51 को -17 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करा लेंगे। x की वैल्यू हमें कितना मिल गया 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 29 भी आप कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.6। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।